जी वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा हम नाजरीन बात करेंगे खासतौर पे उन नौजवानों के हवाले से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। अभी हमने जो बात की बैरिस्टर साहब से खासतौर पे बीवीसी के हवाले से, या जो हमने एजुकेशन के हवाले से खासतौर पे बात की। सर कयूम साहब, सर अच्छा सर, इसमें मुझे एक चीज बताएं। अब हमने बात की जो लॉ की डिग्री के दरमियान जो लूप होल्स हैं, जो मसाइल स्टूडेंट्स को हैं। अब इसमें एक स्टूडेंट लॉ कर लेता है, अब बीवीसी भी उसने कर लिया, लाइसेंस उसको मिल गया। अब इसके बाद सर आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन है आपके उन नौजवानों के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, खासतौर पे जब चैम्बर की सिलेक्शन के हवाले से बात की जाए, या के बात की जाए जो लिटिगेशन के हवाले से खासतौर पे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इट्सेल्फ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो इसमें बड़े जो है मसाइल होते हैं कि किस तरफ जाएं, क्रिमिनल की तरफ जाएं, सिविल की तरफ जाएं, कॉर्पोरेट की तरफ जाएं। कोई सीनियर ये कहता है सर कयूम साहब के वर्सेटाइल बन जाओ, सारा काम कर लो। किसी का परसेप्शन ये होता है कि आप एक तरफ जाएं और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। सर इसमें आपकी क्या राय है सर? यार देखें, आपका दो तीन चीजें इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक चीज तो थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहूँगा। प्रोफेशन में आने से पहले लड़के को पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे किस जगह के ऊपर जाके काम करना है, किसके साथ करना है। प्लान ये आपके प्रोफेशन के अंदर लाइसेंस हासिल करने के बाद नहीं होता, और बल्कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। उस टाइम के अंदर आपको आपका प्लान वगैरह हो जाना चाहिए। वकालत के अंदर आने की प्लानिंग आपके LLB के डिग्री के आखिरी 2 सालों के अंदर हो जानी चाहिए, और आपको रेगुलरली जाके इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। मार्केट में आइए, किसी के साथ आपके जान पहचान के साथ इंटर्नशिप करें, कोर्ट्स में जाइए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन सक्सेसफुल वकील है, कौन नहीं है, किसके पास मेरी जगह बन सकती है, और आपके कनेक्शंस बनते हैं। वकालत करनी ना शुरू कर दें आप इंटर्नशिप के दौरान, मगर कम से कम अपने आप आखिरी 2 साल के अंदर अगर 3 या 4 इंटर्नशिप्स वगैरह करेंगे, तो आपको भी और जिनको आपने ज्वाइन करना है उनको पता होगा कि भाई कहाँ पे आप आने क्या करना। दूसरा आपका क्वेश्चन कि किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, किसी फील्ड में नहीं जाना चाहिए, और ये बिल्कुल एक्चुअली गलत चीज है। अगर तो आप मेरी तरीके के शहजादे हैं जिनके तीसरी पुश्त का वकील हैं और आपके वालिद साहब के पास सिविल का काम है, तो फिर आप शायद अफोर्ड कर सकते हैं साइड पर जाने की। ये चूज करना किसी बंदे का कि जी मैंने कॉर्पोरेट करना है, कॉर्पोरेट का काम तो सिर्फ 2% है मार्केट के अंदर, 98% लोगों से पैसे आपको हासिल करना पसंद नहीं। आपने तो अपने हाथों से अपने चांसेस ऑफ सक्सेस अपने प्रोफेशन के अंदर तबाह कर लिए। जब 98% ऑफ द क्लाइंट जो आपको इब्तिदा में मिल सकते हैं, बड़ी कंपनी ने तो नहीं आपको मिलना, आपको पसंद है कि ये अंग्रेजी है, या आपने फिल्में देखा, या आपका ख्याल है वहां पर बड़ी कमाई होगी। कॉर्पोरेट चैम्बर्स के अंदर आपकी नौकरी ही रहेगी एंड तक, अनलेस आप बैठ के बहुत हाई लेवल के ऊपर या बड़ी जबरदस्त आपकी डिग्रियां वगैरह हों। मेरी हर लड़के को और कॉर्पोरेट चैम्बर वालों को भी रिक्वेस्ट होगी कि इब्तिदा के अंदर आपने सिविल और क्रिमिनल और बेसिक नौयत के वो सारे के सारे काम सीखने जो कि आपको इब्तिदा में 2 साल में मिल सकते हो। आपने जाके रिटेन नहीं सीखनी, आपने कंपनी के केसेस नहीं सीखने, बिकॉज वो आपको 2 और 5 साल हाईकोर्ट के लाइसेंस के बाद मिलेंगे। आपने को बड़े बड़ी मुश्किल आर्बिट्रेशन सिविल कोर्ट में हो रही है, वो नहीं सीखनी, वो तो आपको 10 साल के बाद मिलनी है। और फिर अगर आप कहते हैं कि जी कमाई नहीं होती और मैं प्रोफेशन ये छोड़ के जा रहा हूँ, यू हैव टू प्लान इट वेरी इंटेलिजेंटली। इंपॉर्टेंट सबसे चीज आप तमाम दोस्तों के लिए ये, हमने इवन चेकलिस्ट बनाई हुई है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्लेरेशन, फैमिली के मामला, छोटी मोटी बेलें, रिमांड का टेस्ट करना, कंज्यूमर कोर्ट में लड़कों को इब्तिदा में मिल सकता है, इनहेरिटेंस, तलाक, खुला, मेंटेनेंस के दावे वगैरह। ऐसा काम आप इब्तिदा में सीखें जो आपको जाती तौर में जहाँ पे आपसे आपकी कमाई हो सके और आप लाइसेंस मिलने के बाद कर सके। उसके अलावा आपने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लग गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ लग गए, उनके साथ सेल्फियों में तस्वीरों में तो आ गए, मगर आपको सुप्रीम कोर्ट का काम सीख लिया तो आपसे तो सादा दावा नहीं किया जाता। काम आपको आपके हमसाये से आना है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने सिविल करना है, हमसाये में पर्चा हो गया, आपको फीस मिल सकती थी, आप कहते हैं नहीं यार मैं तो नहीं करना, मैं फौजदारी का नहीं करता, तो वो वाला चांस अल्लाह ने जो आपको भेजा, आपने कहा कि मुझे जरूरत ही नहीं। तो आपका फोकस इब्तिदा में बार वोकेशनल कोर्स में हम यही सिखाते हैं, और चीजें सिर्फ हम वो सिखाते हैं जो आपको इब्तिदा में, जिससे आपकी अर्निंग हो सके। अर्निंग होगी इब्तिदा में तो आप लर्निंग में इंटरेस्टेड होंगे और आप अपने आप को फलेंगे फूलेंगे। अगर किसी का आप सारी उम्र नौकर ही रहेंगे, वकालत नौकरी के लिए नहीं बंदा कोई करता, तो मेरी सजेशन ये होगी कि यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग द प्रोफेशन LLB के आखिरी 2 सालों में थ्रू इंटर्नशिप्स। उधर से आपकी डायरेक्शन का तयन हो जाएगा।
ताकि आप गुमे हुए नहीं होंगे और आपके फॉर एग्जांपल चचा आपको के सिफारिश करके या वैसे करके किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के चेंबर में नहीं भेज देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ वकालत करता है, और वहां पे अगर वहां पे कोई साहब सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते हैं, सारा आप वही करते रहे और आपको कख ना सीखे, जब 2 साल के बाद भी आए तो आप सादे दावे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी अगर आप प्रॉपर्ली बनाएंगे तो यू कैन। तो सर इसमें थोड़ा सा बताइएगा काइंडली नौजवानों को खास तौर पे, अब जब चैम्बर में चला जाता है कोई लॉ ग्रेजुएट, तो सीनियर्स में भी ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है उनमें जूनियर्स को इन्वॉल्व करा दिया जाता है। इसमें आप क्या कहते हैं सर, किस तरीके से इससे दूर हो और सीनियर्स को भी कोई मशवरा दें सर? 2 अलग चीजें, एक तो पॉलिटिकल चेंबर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हम ओवर स्टेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल चेंबर्स वगैरह होते हैं, इब्तिदा के अंदर लड़कों का काम नहीं है। लड़का अगर अपने काम को वैल्यू नहीं देता और अपनी रोजी रोटी को वैल्यू नहीं देता तो चेंबर वाले को तो चाहिए बंदा जिसके यहाँ पे आके बिला लगा के वो आपके लिए सारा दिन वोट मांगता रहे, और उस टाइम के ऊपर आपको वो रोटी भी अच्छी खिला देगा और आपको आपकी जय भी कर देगा, लेकिन आप अपने करियर के अंदर अपने चांसेस तबाह कर रहे हैं। लड़के को खुद एहसास होना चाहिए। दूसरा एक चीज जो मसला मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है, लड़के प्रॉपर्ली चेंबर्स को इस्तेमाल नहीं करते। लोगों का ख्याल ये है कि उनका सीनियर सिखाने के लिए बैठा हुआ है। नो, किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के सिखाए। कोई बंदा बीच में यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। वकालत वो प्रोफेशन है जिसके अंदर आप खुद सीखते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप उस चेंबर में जाते हैं जहां पे दिन में 20 मुकदमे लगे हुए हैं हर नौयत के। आप अगर फाइलें नहीं खोलेंगे, आप उसमें अगर खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऑडिट नहीं पढ़ेंगे, इश्यूज नहीं पढ़ेंगे, प्लेंट नहीं पढ़ेंगे, रिटन स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, एविडेंस नहीं पढ़ेंगे, और आप अपने किसी और के साथ जाके अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा के और एक मुआहदा दिन में करके जाएंगे, तो फिर आपने सिर्फ एक चीज सीखी। अगर 20 मुकदमे करके 20 फाइलें सीखी और रोज सीखी तो आप अपने आप को तैयार करेंगे। जब आपका एक टेंशन वाला मुकदमा आएगा तो आपको तमाम स्टेजेस के बारे में पता होगा, तमाम जजेस ने आपके चेहरे देखे होंगे। चाहे आप एडजर्नमेंट लेने के लिए 20 मुकदमों में जाएं, कम से कम आपको पता तो होगा इस साइड पे खड़े होना है, इस साइड पे होना है, जिरा हो रही है, इस तरीके से होती है, ये चीजें सारी होती। सो आइडिया इस गलती यहाँ पे ये हो रही है लड़कों से, खासतौर पे नौजवानों से, फीमेल लॉयर्स को क्या नौजवानी बट तमाम मेल एंड फीमेल न्यू एंट्रेंट्स वगैरह के लिए उनके साथ ये जाती हो रही है कि यार देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इफ यू वेस्ट दिस टाइम, शादी हो जानी है, बच्चे आ जाने और ज्यादा बीच में भार पड़ जाना है और उस भार के नीचे आप दब जाएंगे। यही टाइम है कि जिसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके चीजें ठीक है। अच्छा सर, इसमें मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ खास तौर पे, जब हम बात करते हैं क्लाइंट और वकील के दरमियान के रिलेशनशिप के हवाले से, मैंने अक्सर आपके लेक्चर सुने हैं प्रोफेशनल एथिक्स और लीगल एथिक्स के बारे में। एथिक्स क्या कहती हैं? खासतौर पे मैं अगर बात करूं क्रिमिनल केसेस के हवाले से, मर्डर ट्रायल होते हैं, और आजकल का अलमिया तो ये है कि खासतौर पे अगर मैं बात करूं, अगर लाहौर की मैं बात ना करूं तो बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे डीजी खान, मुल्तान, साउथ पंजाब के कुछ एरियाज हैं, वहां पे अगर कोई वकील मर्डर का ट्रायल ले लेता है विक्टिम उसकी डिफेंडेंट साइड से, तो वो सर ये कि जो क्लाइंट है वो पर्सनल हो जाता है। इसमें आप क्या जो है वो सजेशंस देना चाहेंगे उन लॉयर्स को, और किस तरीके से किस एथिक्स के दरमियान रहते हुए वो काम करें? इसमें तरीका ये बताया गया है कि आपने क्या क्या चीजें नहीं करनी। थाने आपने नहीं जाना, आपने जाली बेवा की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे करवाने के लिए आपने एक जाली गिफ्ट डीड नहीं बनाने, आपने सारे के सारे बीच में कहानियां वगैरह बनाने के लिए ओ यार इस तरीके से ही नहीं हुआ था और वो उसके कान वगैरह नहीं भरने, आपने दूसरी पार्टी के साथ पर्सनल नहीं होना। ये अकेला वो प्रोफेशन है जो कि आपको कहता है ये चंपटी नहीं करनी, आपने चेंबर में जाके जज को नहीं मिलना, आपने टाउटनी बीच में अपने बीच में रखने, आपने ये चीजें पैसे करोड़ों रुपए ऑफर भी हो रहे होते, मगर ये अच्छे आदमियों का प्रोफेशन है। आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप पर्सनल हो जाएंगे और झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर देंगे तो वो आके आपको गोली मारेगा, वो कहेगा ये वकील सारा खराब कर रहा है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल डन बेसिस की, या आपने किसी ने कर लिया कि जी मुझे आधी प्रॉपर्टी मेरी, या भाई तुम्हारा जो घर है अगर मैं जीत गया आधी तुम्हारी होगी, तो जिस भाई को आपने उसके हक से महरूम कर दिया और आप उसके भाई घर पे कब्जा कर लेंगे, उसने तो आके आपको गोली मारनी। इसीलिए प्रोफेशन के अंदर एथिक्स के अंदर ही फॉलो करने से आपकी बचत है, आपकी जाती बचत है,
आप उस मुकदमे में वकील घुस रहा होता है जहां पे लावा पहले खोल रहा होता है, जहां पे खानदानों ने आपस में दस्तोगरेबा हो के अब डिसाइड कर लिए कि कोर्ट जाना है, पर्चा कराना है, ये करना है। किसी का बाप खुदा ना खास्ता मर्डर हो गया, अब आप उसके सामने खड़े हो नहीं, वो कहता है कि जिसने मर्डर किया नहीं मैंने इसको छोड़ देना। सो यू जस्ट हैव टू शो कि यू आर डूइंग योर ड्यूटी, और आपने उसके साथ ना पर्सनल होना है, आराम से करना है, ना उसको आपने पिटवाना है, ना आपने उससे जातियात पे आना है, आपने अपना काम करना है। आपने उसके अंदर जो रीजनेबल डाउट आप रेज कर सकते हैं और करके वो आपने बीच में रेज करने हैं। और बियॉन्ड दैट इज व्हाट वकालत ब्रेव लोगों का, शेरों का प्रोफेशन है, ईमानदार लोगों का प्रोफेशन है। अगर इसको इस अंदाज से किया जाए तभी ये सही तरीके से करता है। अगर आपने बीच में छोड़ के भाग जाना है तो फिर शायद वकालत। सर इसमें दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम जैसे हमने क्लाइंट और वकला के रिलेशनशिप की बात की, तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि वकला और जो बेंच के दरमियान ताल्लुकात हैं, जजेस के दरमियान, तो जजेस साहिबान के दरमियान के ताल्लुक को आप इस वक्त किस नजर से देखते हैं, और जब आपने वकालत शुरू की उस वक्त का अलमिया क्या था? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे वकला और जजेस के दरमियान भी किसी किस्म के तसादुम हो रहा होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाई स्टेक्स मामला वगैरह हम कर रहे होते हैं और पारा वगैरह हजारों का चढ़ा होता है, और खासतौर पे वकील साहब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो या बल्कि वकील साहब अमूमन नहीं होते, आम वकील ऐसी चीजें नहीं करते। ओहदेदार अगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फिर जाके ताले लगा देते हैं कि जी उन्होंने नहीं किया, ईमान प्रॉब्ली जज साहब ने नहीं रिलीफ दी जो कि वो भी कर रहे थे, शायद नहीं बनती थी, जज साहब का तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, फिर जाके ताला लगा दिया जाता है। बेशुमार जगह के ऊपर हम अब्यूज करते हैं और हमारे ओहदेदार इसको करते हैं। शायद अब बेशुमार प्रोफेशन में भी और ओहदों के लिए भी इसलिए आने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने करना ही इसको अब्यूज है और गलत इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए। बेंच का देखिए, कुर्सी के अंदर पावर तो है, वहां पे जाके कई दोस्तों को हमने देखा है कि और ज्यादा करप्ट हो जाते हैं, हमारे में से ही जाते हैं और उनका एटीट्यूड वगैरह बदल जाता है। बेशक हजरत अली ने ये कहा था कि कुर्सी के अंदर जाके अगर आपके पर्सनल कैरेक्टर के अंदर कोई कमी है तो एम्पलीफाई हो जाती, वो होती होगी, मगर यहाँ पे ऐसे भी एक्सेप्शनल जजेस भी मौजूद हैं। हम इंसाफ करने के लिए जा रहे हैं। रियलाइज ये करना चाहिए कि जिंदगी में एक मुकदमा नहीं करना, हमने अपनी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होने देनी बेंच के सामने और उसके साथ गलत कलामी वाली कोई बात नहीं। अगर जज साहब के साथ कोई इशू भी है, अगर आप नीचे खासतौर पे यंगस्टर्स को कह रहा हूँ कोई मामला है, तो आप ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अपील का हक फिर भी मौजूद है। आपका जाती मुकदमा नहीं है, आपने इस करियर में बहुत आगे जाना है, तो पर्सनल होना, लड़ाई करना, हाँ कई मामलात के ऊपर, फॉर एग्जांपल राना आसिफ साहब के केस के ऊपर हमने भी प्रोटेस्ट किया, हम भी गए वहां पे, हमारा ख्याल था ज्यादती वगैरह, मगर अगर वो जहां पे ये होता है वगैरह, लोग कहते हैं कि फिर देखिए मेंबर साहब के लिए आपने किया, आपने आम बंदे के लिए नहीं, सारे के सारे। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो कहावत है ना सर, जज भी कभी वकील था सर, क्योंकि अब जैसे तो इसमें सर ये कि जज भी तो वकील होते हैं सर, बहुत सारे हाई 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 बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कभी आपको ऑफर हुई सर जज बनने की? कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, तो आप जज बनेंगे कि नहीं बनेंगे सर? और जज बन के आपका तो एटीट्यूड नहीं चेंज हो जाएगा सर? एक्चुअली एक तो वकील लगना ज्यादा बेहतर है, मेरी तबीयत को ज्यादा सूट करता है। एक जमाने के अंदर when I turned 45 मुझे ऑफर भी और बहुत हाई लेवल के ऊपर से हुई भी थी, तकरीबन उन्होंने रिश्ता कर लिया हुआ था और एंड में जाके मैंने माजरत वगैरह की, वालिद साहब की तबीयत नहीं इतनी अच्छी थी और एंड दिस वाज पंजाब बार काउंसिल का जब इलेक्शन हो रहा था, आई टर्न 45, तो मैंने लिख के माजरत की थी उस टाइम के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे लोग उस साइड के ऊपर अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बट मेरी शायद तबीयत के अंदर नौकरी करना और किसी ये करके इंडिपेंडेंट तबीयत जिस नौयत की है, शायद मेरे लिए अप्रोप्रिएट ना हो। अच्छा सर, इसमें अब एक चीज और है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, खासतौर पे आजकल का जो हॉट इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो जो पाकिस्तान में बना हुआ है इस वक्त, वो तो आपके सामने ही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर लीडरान पे, जो पॉलिटिकल लीडरान है, उन पे केसेस भी बनते हैं, तो उनके काउंसिल्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं। लेकिन ये जो आजकल का अलमिया है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है अवामुन नास के अंदर, खासतौर पे कि वो पीटीआई का अगर कोई वकील है तो उससे नफरत की जाती है, वो नून लीग के जो वो कारकुन है वो नफरत करते हैं, अगर नून लीग का कोई वकील है तो वो फिर पीटीआई के कारकुन नफरत करते हैं। कि लीगल ड्यूटी तो सर रिगार्डलेस ऑफ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन से होती है, तो इस हवाले से आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं अवामुन नास को? खास तौर पे चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा।
वकील वकील से नफरत बिल्कुल भी नहीं करता। सलमान अकरम राजा भी मेरे दोस्त हैं, किताबें हम आपस में डिस्कस करते हैं। पीटीआई के जो चेयरमैन साहब हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, उनके साथ उनके अगेंस्ट मुकदमे करते रहे, सारों को रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। एक तरफ एक ये चीज वगैरह कम से कम हम तो पर्सनली नहीं लेते। अवाम के अंदर ये जो लावा वगैरह खोला जा रहा है पर्सनल करने के लिए, टॉलरेंस बहुत ज्यादा कम हो गई हुई है और लोगों का ख्याल होता है कि यार इसका वकील है तो इसी के साथ और ये मुकम्मल तौर के ऊपर इनका बिक गया, वो हम बिके नहीं जाते। और शायद इसीलिए मैं पॉलिटिकल एक पार्टी का, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे देखें, मेरे खानदान के अंदर पार्टी काफी पार्टी से और एक पार्टी से ज्यादा बीच में ताल्लुक है वगैरह, बट मैं इधर के मुकदमे भी करता हूँ, मैं पीटीआई के भी मुकदमे करता हूँ। पीटीआई के बंदे का भी कल मैंने एक इलेक्शन पिटीशन हैंडल कर रहा, मुझे तो दोनों साइडों से पैसे लेने पसंद है, ना कि एक्चुअली एक के साथ बैठ के। वो भी तरीका है कि बेशुमार दोस्त वगैरह, कुछ दोस्त सेल्फियां लेके लीडरान के साथ बुरे टाइम्स के अंदर अपने आप को लॉ ऑफिसर बनवाते हैं, वो भी आई थिंक बीनीथ द डिग्निटी है। मगर देखें, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होने लगा हूँ और एग्जाम्पल देने लगा हूँ। एक साहब थे मोहम्मद अली जना, पहले वो एक वकालत करते थे, मैजिस्ट्रेट वगैरह भी रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो गए और उनको डिक्लेयर किया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और वो एक पार्टी से वाबस्ता थे। कौन सी पार्टी थी? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी। गांधी साहब आए, उन्होंने फारिग करवा दिया और उसके बाद कायदे आजम वकालत की तरफ आ गए, इंग्लैंड चले गए। वहां पे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनको लिखा और वो आए वापस पीएमएलएन के उन्होंने टेक ऑन किया और मुस्लिम को टेक ऑन करके पाकिस्तान हासिल किया। उनको हम अपना कायदे आज़म कंसीडर करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग इन्वॉल्व विद पॉलिटिकल प्रोसेस, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर और इसके अंदर बेस आप बिलीव करते हैं तो आप चाहते हैं कानून नाफिज हो, आप चाहते हैं कि आप उसको प्रॉपरली आगे लेके आगे जाएं। सो देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली रॉन्ग विद इस तरीके से, मगर डिग्निफाइड तरीके से आप सेनेटर भी बनते हैं। जफर साहब भी मौजूद हैं, अली जफर साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मौजूद हैं। तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद गेटिंग इन्वॉल्व विद द पॉलिटिकल प्रोसेस। और अच्छे पढ़े लिखे अगर बंदे, वकील वगैरह नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स में बिलीव करते हैं, वो अगर इस साइड के ऊपर नहीं आएंगे तो फिर वो सियासी वकील उसको कहते हैं प्रोफेशनल सियासतदान ही आएंगे, जिनका काम ही बेसिकली ये है कि कमाओ भाग जाओ और ये करके ये जाओ इधर ले जाओ, ये पैसे उधर उधर कर लो। वकील तो आपके सामने हमेशा होता है। वकील के अंदर एक चीज कम से कम आप ये देखेंगे, मुकदमे के लिए वो आपको कोर्ट में ही मिलेगा। जितने से बड़ा एतजाज साहब, नईम बुखारी साहब आज सुबह कोर्ट के अंदर मौजूद थे, शहजाद शौकत साहब आज सुबह मौजूद थे, एहसन बून साहब आपको नजर आते हैं, होगा वगैरह, ये सारी की सारी चीजें। मगर वकील की कम से कम ये अजमत होती है कि वो आवाम में भी रहता है। चाहे सर, आखिरी सवाल भी प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ मैं जाऊंगा। ये सवाल के जवाब तो आप कई बार अपने इंटरव्यूज के अंदर दे चुके हैं, लेकिन एज ए क्योंकि मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है और मुझे बड़े स्टूडेंट्स तलबा ने इस हवाले से रब्ता किया, खासतौर पर साउथ पंजाब के जो BZU का मामला है सर, तकरीबन 10,000 से 11,000 स्टूडेंट है वहाँ के। 99% मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि वो बच्चा है जो इंफॉर्मेशन या स्क्रूटनाइजेशन बिफोर द एडमिशन नहीं करता, ठीक है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कोई 1% ही ऐसा बच्चा है जो बेचारा सिर्फ इस आड़ में आके उसका लाइसेंस रोक दिया जाता है या उसकी एजुकेशन स्टक कर दी जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिटीशन में गए हैं तो वो भी डिले हो? इस हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है सर? काइंडली सर बताइए। देखिए, 2-3 अपडेट्स हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रैंकली किस अदर देन सप्ली के चंद स्टूडेंट्स जो थे 11,000 रजिस्टर हो गए थे, एंड में जाके 6,300 इम्तिहान में बैठे और 2000 FIA ने कहा कि 2,300 है और उनके रिजल्ट रिलीज हो गए। उनके अलावा कोई मामला है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम दोस्तों की मैं बार बार उनको कहता भी हूँ, पॉइंट आउट भी करता हूँ, इनकी रेमेडीज प्रॉपरली, अगर कोई दुनिया के अंदर कोई बंदा आपकी बात नहीं मान रहा और कोई आपको उसको फॉलो अप वगैरह नहीं कर रहा, आपकी रेमेडी कोर्ट के जरिए, आप वकील बने, रेट पिटीशन के जरिए अगर आप लोकल बार कर सकते हैं वहां पे, तो आपको जाना चाहिए। प्रॉब्लम वगैरह और ये फ्रस्ट्रेशन इस चीज से आ रही है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का पास की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बहाउद्दीन ज़करिया से एफिलिएटेड 32 लॉ कॉलेजेस नाम लेके उन्होंने कहा कि इनको बंद करो। ये स्टूडेंट ज्यादातर उनसे एफिलिएटेड, और उन्होंने पहले ही 2018 में कह दिया था कि इनका वजूद ही नहीं है या ये प्रॉपर्ली नहीं कर रहे।
ये स्टूडेंट्स जितने तमाम के तमाम जो दोस्त वगैरह हैं, ये ज्यादातर तकरीबन सारे ही, बिकॉज गिलानी लॉ कॉलेज जो कि उनका अपना है, उसका तो कोई मेरे ख्याल में शायद है नहीं, बट उनकी तो शायद पढ़ाई वगैरह भी अभी चल रही है, उनसे वाबस्ता ये कॉलेजेस अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दी। अब जजमेंट के अंदर तरीका ये लिखा हुआ था कि बहाउद्दीन ज़करिया के जितने स्टूडेंट्स इनके कॉलेजेस बंद हुए हैं उनको बहाउद्दीन ज़करिया खुद पढ़ाएगा। उनको पढ़ाने के लिए पंजाब बार काउंसिल ने भी बार बार उनको कहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन ने भी कहा है, और डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के साथ साथ प्रेसिडेंट ने भी कहा है, गवर्नर ने भी कहा है, प्रेसिडेंट ने नहीं, सेनेट ने भी कहा है, सारों ने कहा वो नहीं करते, और वो उस तरफ करने के लिए उनकी रेमेडी और बेशुमार लोगों को मिली भी है रेमेडी। एक देयर रेमेडी लाइज विद फाइलिंग रिट पिटीशंस इन मुल्तान हाई कोर्ट, लड़कों ने किया है, उनको रिलीफ भी मिली, और जहां तक मुझे याद पड़ता है उनकी डिटर्मिनेशन के लिए एक प्रोसेस भी सेटअप हुआ है। अब लड़का अगर अपने आप को जेन्युइन वहां पे उनके सामने प्रूव कर देता है तो नो वन हैज अ प्रॉब्लम। बहाउद्दीन ज़करिया अगर किसी को जेन्युइनली पढ़ाना चाहती है तो समझेगा, ये डिफॉल्ट वगैरह उनके बिहाफ के ऊपर है। वो स्टडी सेंटर्स की बात वगैरह करते रहते हैं, कहते हैं कि जी हम स्टडी सेंटर्स बना रहे हैं, देखेंगे सितंबर में करेंगे, ये करेंगे। अभी तक हमें कोई पॉजिटिव वहां से डेवलपमेंट नहीं नजर आई। दोस्त चाहते हैं कि हम यहाँ पे लाहौर में बैठ के किसको कहते हैं पंजाब बार काउंसिल की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करूं। पंजाब बार काउंसिल के किसी प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की पावर नहीं मौजूद, कोर्ट के पास मौजूद है, HEC के पास मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल और एक हद तक डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के पास मौजूद है। तो ये वाले और इसीलिए वो बुलवा के उनसे इंटरैक्ट भी करते रहते हैं। रही बात जो कोर्ट में मामला है, कोर्ट में तो मुकदमे फिक्सेशन वगैरह करने के लिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दीजिए। वो हमें कहते रहते हैं कि आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मारे जमा करवाएं, और हमें रजिस्ट्रार ये कहता है कि तुम अफेक्टेड पार्टी इस मामले में नहीं हो, तुम इस मामले में थानेदार का रोल करते हो। अगर किसी बंदे का मुकदमा नहीं लग रहा तो थानेदार जाके नहीं एप्लीकेशन देता कि जल्दी करो। जो अफेक्टेड पार्टी होती है और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनका हक है, इफ दे डोंट एजिटेट, और सारे दरवाजे अगर नहीं खटकाएंगे और सोशल मीडिया से हट के ये अपने हकूक के लिए नहीं आगे जाएंगे तो ये वाला मामला इस कटाई में ही पड़ा रहेगा। जी थैंक यू सो मच सर, बैरिस्टर साहब आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी ऐसी अच्छी बातों से इन्फॉर्मेट किया, खासतौर पे उन यंग लॉयर्स को जो एडवोकेसी के अंदर नए नए आए हैं। जी नाजरीन, इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान उमर शरीफ लिगारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।